हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होप करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग आ गए हैं लेक्चर नंबर 4 को लेके। क्या लेक्चर नंबर 4 को लेके हम लोग आ गए हैं लेक्चर नंबर 4 को। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो सबसे पहले जो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या क्वेश्चन है कि कैन टू लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब कि दो जो लाइक चार्जेस है, मतलब प्लस प्लस जो है या माइनस माइनस जो है, वो क्या एक दूसरे से अट्रैक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो सकता है, यस या नो। होप करते हैं कि आप लोगों ने इसको सोच लिया होगा। नहीं सोचा तो मैं आपको बताऊंगा। पहले देखिए यहाँ पे कि इसका जो आंसर है ये होगा यस। बोलिएगा कैसे, तो मैं आपको बताऊंगा वो कैसे होगा। अब एक आपको स्टेटमेंट याद है, एक आपको तो स्टेटमेंट याद होगा। क्या स्टेटमेंट था? डस्टर का डस्टर डस्टर क्या स्टेटमेंट था? ये देखिए, ये जो स्टेटमेंट है ये तो आपको याद होगा कि टू अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। टू अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। क्या ये तो आपको याद होगा कि प्लस और माइनस हमेशा एक दूसरे को जो है वो अट्रैक्ट करता है। और जो प्लस प्लस है वो हमेशा अपने को रिपेल करता है। आपने ये 10 क्लास तक पढ़ा होगा, 11 क्लास तक पढ़ा होगा, लेकिन 12 क्लास में जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। मैं आपको बता दूं कि प्लस प्लस भी रिपेल करता है, माइनस माइनस भी रिपेल करता है बाय इंडक्टिव इफेक्ट। मैं आपको बताऊंगा इंडक्टिव इफेक्ट आप लोग जो है वो पढ़ चुके हैं, तो मैं आपको अच्छे से समझाता हूं कि क्या होता है। चलिए देखिए यहाँ पे, पहले देखिए यहाँ पे, अब मैं आपको लिख के यहाँ पे बता देता हूं कि टू लाइक चार्जेस also attract each other. Two like charges also attract each other. इस चीज को पहले लिख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ ये कैसे होता है। ये कैसे, मैं आपको इस चीज के बारे में बताता हूँ, जल्दी से इसको लिख लीजिए। होप करते हैं कि आप लोगों ने जो है इसको लिख लिया होगा। तो चलिए अब हम लोग जो है वो आगे चलते हैं और इस पे बात करते हैं। इससे आगे जो टॉपिक है उस पे बात करते हैं, और कैसे ये हो गया, कैसे ये हुआ, इसके बारे में बात करते हैं। होप करते हैं कि आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे, इसको मिटा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या मैं बोलना चाहता हूँ आपसे, क्या मैं बोलना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताता हूं, कि मान लीजिए कि ये मैंने एक बड़ा चार्ज लिया, ठीक है, एक मेटालिक स्फीयर ले लिया। क्या ले लिया? एक मेटालिक स्फीयर ले लिया। और एक मैंने एक पॉइंट चार्ज ले लिया। क्या ले लिया? एक पॉइंट चार्ज ले लिया, पॉइंट चार्ज, छोटा सा चार्ज ले लिया। और ये दोनों को जो है हमको अट्रैक्ट करवाना है। तो पहले मान लीजिए कि ये जो चार्ज है, ये जो पॉइंट चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? ये पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसके सामने आएगा। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये सामने आएगा तो अगर ये निगेटिव रहता तो इधर पॉजिटिव आ जाता, अगर और यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो इधर निगेटिव आ जाएगा कि नहीं? इधर जो है वो निगेटिव आ जाएगा और इधर जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा। क्या हो जाएगा? आ जाएगा पॉजिटिव, आ जाएगा कि नहीं? इधर पॉजिटिव आ जाएगा, उधर निगेटिव आ जाएगा, ये ना होगा। तो मेन बात ये है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देखिए यहाँ पे, अगर ये दोनों को मैंने अट्रैक्ट करवा लिया, ठीक है, ये दोनों को जो है मैंने अट्रैक्ट करवा लिया। ये था पहले न्यूट्रल, अब ये बन गया है, अब ये दोनों जो है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, ये दोनों जो है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब मैं बताता हूँ कि कैसे ये जो है ये अट्रैक्ट हो रहे हैं ये दोनों। अब देखिए यहाँ पे आपने एक चीज पढ़ा है, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है 10 क्लास में या 11 क्लास में, आपने ये पढ़ा होगा, F(Q1Q2) बाई आर स्क्वायर। F(Q1Q2) बाई आर स्क्वायर। ये आपका कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला है। इसको जो है आपने बहुत ही विस्तृत रूप में, मुझे लगता है कि आपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो मैं आपको अभी थोड़ा देर बाद बताऊंगा, अगले लेक्चर में इसको बताऊंगा अच्छे से। पहले हम लोग इस पे बात करते हैं। तो ये वाला आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज्यादा होगा, अगर फोर्स कम होगा तो डिस्टेंस ज्यादा होगा।
अगर फोर्स अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो चार्ज कम होगा, और अगर चार्ज ज्यादा होगा तो डिस्टेंस कम होगा। अब देखिए यहाँ पे वही एप्लीकेबल होता है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ये जो आर है, किसका आर ज्यादा है किसका आर कम है? इसका आर ज्यादा है, इसका आर कम है, इससे इसका आर कम है, और इससे जो है इसका आर ज्यादा है। क्या है? इसका आर जो है वो ज्यादा है कि नहीं? है ना? अब देखिए ये दोनों अगर एक साथ अट्रैक्ट हो जाएगा, निगेटिव और पॉजिटिव जो है वो एक साथ अट्रैक्ट हो जाएगा, तो आराम से अट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि ये नजदीक है। और अगर ये दोनों जो है अगर दूर दूर है तो इसको अट्रैक्ट होने, अगर इसको रिपेल होने में थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो वही बात है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको वही चीज बताना चाहता हूँ कि एक ये स्मॉल चार्ज है और एक ये लार्ज चार्ज है। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या? अब ये होगा कि ये जो पॉइंट चार्ज है, ये जो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि ये जो पॉइंट चार्ज है ये क्या है? ये जो पॉइंट चार्ज है ये हमेशा जो है वो हाई वैल्यू चार्ज होता है। कौन वैल्यू चार्ज होता है? हाई वैल्यू चार्ज। ये जो है ये हमेशा हाई वैल्यू चार्ज होता है। जो पॉइंट चार्ज है ये हमेशा हाई वैल्यू चार्ज होता है, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। और ये वाला जो है ये कौन सा चार्ज है भाई? ये कौन सा चार्ज बन गया अब ये बताइए पहले? ये एक्सटेंडेड चार्ज है। कौन चार्ज है? एक्सटेंडेड चार्ज। ये कौन सा चार्ज है? ये एक्सटेंडेड चार्ज है। ये हाई वैल्यू चार्ज ये है क्योंकि इसमें केवल पॉजिटिव एलिमेंट है और इसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों है, ये न्यूट्रल था। अब ये न्यूट्रल से हम लोग छेड़छाड़ किए क्योंकि हम लोग इंडक्शन इफेक्ट, बाइंडक्शन इफेक्ट, इसको जो है वो हम लोग यहाँ पे मान लीजिए कि ये डस्टर है इसको हम लोगों ने यहाँ पे सटा दिया। अब इसका चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, आपको दिख नहीं रहा है लेकिन इसका चार्ज जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। तो वही किया हम लोगों ने यहाँ पे पॉजिटिव एक रख दिया और यहाँ पे जो है न्यूट्रल बॉडी था उसमें से एक चार्ज को निकाला। देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो है निगेटिव चार्ज एक तरफ आ गया, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ आ गया, और निगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं? और यहाँ पे देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे एफ रिपल्सन जो है, रिपल्सन यहाँ पे कम हो गया और यहाँ पे जो है अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बढ़ गया है बाय डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो कम है। अगर डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज्यादा होगा, अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स कम होगा। इस चीज को आप याद रखिए। देखिए यहाँ पे यहाँ डिस्टेंस कम है इसलिए फोर्स ज्यादा होगा, डिस्टेंस ज्यादा है इसलिए फोर्स कम होगा। तो वही बात है। तो अब देखिए यहाँ पे, और अगर ऐसे आपको नहीं करना है तो देखिए मैं आपको और एक चीज बताता हूँ कि कैसे आप कीजिए। अब देखिए यहाँ पे ये मान लीजिए कि ये आपका क्या बोलूं मैं, कैसे बोलूं, फोर्स, ये मान लीजिए इधर आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गया है, इधर गया है कि नहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इधर लिख दीजिए एफ है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इधर लिख दीजिए फोर्स ऑफ रिपल्सन, लिख दिए फोर्स ऑफ रिपल्सन इधर लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे, अब ये दोनों को जो है इसका हम लोग एफ नेट निकालते हैं, इसका नेट फोर्स निकाल देंगे क्या होगा। तो किधर ज्यादा किधर है ये बताइए पहले, ज्यादा किधर है? अगर हम एफ नेट इसका निकालेंगे बाय वेक्टर, अगर हम इसका एफ नेट निकालने जाएं तो ज्यादा जो है वो एफ अट्रैक्शन में है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ज्यादा फोर्स जो है वो अप्लाई हो रहा है, जहां ज्यादा फोर्स अप्लाई हो रहा है उधर ही वेक्टर जाएगा। तो जिधर ज्यादा फोर्स अप्लाई हो रहा है उधर वेक्टर जाएगा। इसका मतलब ये हो गया भैया, ये वाला जो है एफ अट्रैक्शन जीत गया कि नहीं? ये जो एफ अट्रैक्शन है ये जीता कि नहीं? जीत गया। अब देखिए यहाँ पे अब क्या होगा कि इसको मैं मिटा दूं, नहीं मिटाता हूं। देखिए अब क्या होगा कि जल्दी से लिख लीजिए इसको, फिर मैं बताता हूं आगे क्या होगा। होप करते हैं कि आप लोगों ने जो है इसको लिख लिया होगा। तो हम अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे इसको मैं मिटाता हूँ। यहाँ तक याद है आपको? नहीं याद है तो छोड़िए, कोई बात नहीं। अब देखिए एक बार यहाँ पे आप कि ये वाला जो है, ये सिस्टम जो है, ये जो था
एक तरफ आ गया आपका एफ अट्रैक्शन, एफ अट्रैक्शन इधर था और एफ रिपल्सन जो है वो इधर था कि नहीं? एफ रिपल्सन, एफ अट्रैक्शन इधर था, एफ रिपल्सन इधर था। अब अगर हम एफ नेट निकाल दे बाई वेक्टर तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि एफ नेट क्या निकलेगा, एफ नेट निकलेगा कि अट्रैक्शन जीत जाएगा, क्योंकि फोर्स यहाँ पे जो है वो ज्यादा है, अट्रैक्शन में फोर्स ज्यादा है क्योंकि डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस जहां कम रहता है वहां फोर्स ज्यादा रहता है। लेकिन ये क्या था, ये ज्यादातर एक चीज मैं आपको बता दूं कि वो जो दोनों थे वो दोनों पॉजिटिव बॉडी थे, क्योंकि वहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा था। ये जो एक चीज मैं बता दूं उसके लिए, ये जो बड़ा वाला बॉडी था इसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा था तब पर भी, और निगेटिव चार्ज कम था तब पर भी निगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट हुए, और जो पॉजिटिव वाला बच गया वो भी तो रिपेल हो रहा होगा, रिपेल हो रहा होगा कि नहीं? लेकिन उन लोग का डिस्टेंस कम है इसलिए उतना अच्छा से रिपेल नहीं हो पा रहा है, तो वही दिक्कत है। तो इससे हम लोग एक चीज प्रूफ कर सकते हैं कि, क्या प्रूफ कर सकते हैं इससे, कि ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू दोनों जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? ये दोनों जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। प्रूफ्ड हुआ? नहीं हुआ? हो गया प्रूफ्ड। अब देखिए यहाँ पे मैं एक बार और आपको समझा देता हूँ, देखिए जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ, समरी दे देता हूँ। होप करते हैं कि आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। तो अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। अब इस चीज को जो है मैं अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। क्या किया था हमने? फर्स्ट में एक पॉइंट चार्ज लिया, उसके बाद एक बड़ा बॉडी बनाया, ये भी पॉजिटिव था ज्यादा और ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था, दोनों पॉजिटिव था, लेकिन पॉजिटिव इसमें ज्यादा था, ये केवल पॉजिटिव था, ये पॉइंट चार्ज था, ये पॉइंट चार्ज था जो कि हाई वैल्यू चार्ज होता है, हाई वैल्यू चार्ज होता है कि नहीं? हाई वैल्यू चार्ज। अब ये भी पॉजिटिव था, ज्यादा इसमें पॉजिटिव था, लेकिन इसमें निगेटिव भी था, तो निगेटिव इधर आ गया क्योंकि यहाँ पे इसको अट्रैक्ट करवा रहे हैं हम लोग, पॉजिटिव इधर चला गया, पॉजिटिव ज्यादा था तो इधर चला गया। अब देखिए यहाँ पे कि ये यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो कम है, डिस्टेंस कम है इसलिए फोर्स ज्यादा होगा, तो अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा कि नहीं? और यहाँ पे बाई ये फॉर्मूला F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इस फॉर्मूला के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे जो है वो डिस्टेंस जो है वो काफी ज्यादा है, इसलिए फोर्स जो है वो काफी कम होगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो जहाँ फोर्स कम है वेक्टर उधर जाएगा, जहाँ फोर्स ज्यादा है उधर वेक्टर जाएगा, जहाँ फोर्स कम है वहां नहीं जाएगा। तो फाइनली हम लोग जो है वो बोल सकते हैं कि प्लस चार्ज और प्लस चार्ज एक दूसरे से जो है वो अट्रैक्ट करता है। प्रूफ्ड 2 मिनट में प्रूफ करके दे दिए। होप करते हैं कि आप लोगों ने समझ लिया होगा। समझ लिया तो जल्दी से हम लोग बढ़ते हैं एक नए टॉपिक की तरफ। हम लोग एक नए टॉपिक की तरफ जो है वो बढ़ते हैं। चलिए जल्दी से लिख लीजिए इसको। अच्छा, मैं एक चीज, ये तो हो गया, ये तो बात खत्म, ये तो हो गया कंप्लीट, ये तो हो गया आपका कंप्लीट, हो गया कि नहीं? अब हम लोग एक चीज और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और तीसरी जो है मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में बात करते हैं, कांटेक्ट फोर्स के बारे में। चलिए जल्दी से हम लोग को किसके बारे में बात करना है? मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में बात करना है। किसके बारे में? मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में, कि ये मेथड ऑफ चार्जिंग भाई क्या होता है। अब देखिए मेथड ऑफ चार्जिंग क्या होता है, इसके बारे में पहले आपको जानने के लिए पहले सोचना होगा। मेथड ऑफ चार्जिंग 3 टाइप के होता है। एक होता है फ्रैक्शन का चार्ज, एक होता है आपका इंडक्शन, और दूसरा होता है आपका तीसरा होता है आपका कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट क्या होता है? कॉन्टैक्ट क्या होता है? इंडक्शन हम लोग किसको बोलते थे? इंडक्शन हम लोग उसको बोलते थे जिसको हम लोग दूर से थोड़ा सा रख के एक मेटालिक स्फीयर रखे, एक पॉइंट चार्ज रखे, दोनों को सटाए नहीं, बल्कि बिना फिजिकल कांटेक्ट के जो है वो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन कांटेक्ट में क्या होता है
ये दोनों को सटा के देखेंगे कि चार्ज जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, कितना हो रहा है, क्या हो रहा है। जाहिर सी बात थोड़ा ज्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पे अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अब देखिए यहाँ पे, देखिए मान लीजिए मैं एक स्फीयर बना रहा हूँ, ठीक है, एक मेटालिक स्फीयर बना रहा हूँ। ये जो है ये एक मेटालिक स्फीयर हो गया, अब ये एक मेटालिक स्फीयर हो गया, ठीक है। ये दोनों एक मेटालिक स्फीयर है और इसमें ये दोनों में जो है वो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। अब ये सब में जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। कौन चार्ज है? इस सब में पॉजिटिव चार्ज है। तो अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया, ये हो गया प्लस Q1, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं प्लस Q1, और इसको हम लोग बोल दिए प्लस Q2, बोल दिए कि नहीं प्लस Q1 प्लस Q2। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये दोनों में कुछ इसको हम लोग कनेक्ट कर दिए कोई तार से, ठीक है। एक तार था उससे हम लोग इसको कनेक्ट कर दिए, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए यहाँ पे होगा क्या कि व्हेन दे आर, देखिए यहाँ पे मैं एक चीज बोल सकता हूं कि नहीं, व्हेन दे आर इन कांटेक्ट, जब ये दोनों जो है वो कांटेक्ट में हो तब क्या होगा, क्या होगा बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ पे अगर ये दोनों कांटेक्ट में है तो चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग स्फीयर टिल बोथ हैव सेम पोटेंशियल। सेम पोटेंशियल से जो है वो चार्ज जो है वो दोनों में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या चार्ज जो है वो दोनों में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्योंकि दोनों को सटा दिए। अब देखिए यहाँ पे कैसे, तो हम लोग इसको क्या लिखें कि चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट among a sphere till both among a sphere till both same potential। सेम पोटेंशियल, ये ना होगा। ये जो है ये मैं क्या लिखा हूं कि चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग सेम स्फीयर टिल सेम पोटेंशियल। अब मैं आपको समझाता हूं इसके बारे में, होप करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में नहीं आया होगा। तो पहले देखिए यहाँ पे मान लीजिए डस्टर है और ये मार्कर है, ठीक है। अब ये दोनों को जो है हम लोग इसको दोनों को जो है वो सटा देते हैं। अब ये दोनों को पूरा कांटेक्ट में लेके आ जाना है, फिजिकल तरीके से पूरा कांटेक्ट में लेके आ जाना है, जिससे क्या होगा कि ये दोनों में जो है वो चार्ज का ट्रांसफर होगा। चार्ज का अगर ट्रांसफर होगा तो क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफर होगा जिससे जो है काफी जो चार्ज है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब एक दूसरे में जो है वो चला जाएगा, किसी का पॉजिटिव चार्ज किसी में चला जाएगा, किसी का पॉजिटिव चार्ज किसी में चला जाएगा। ये ना होगा क्योंकि चार्ज जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको इसको बताता हूँ अच्छे से। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि एक चीज देखिएगा, इसको मिटा दूं, मिटा देता हूं। देखिए यहाँ पे मान लीजिए एक चार्ज है, ठीक है। एक जो चार्ज है, एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते रहेगा जब तक जीरो ना हो जाए। जब आप पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ते होंगे 10 में, तो जो लोअर पोटेंशियल से जो है लोअर से हायर से जो है वो लोअर की तरफ कोई जाता है। पानी जो है अगर आप देखिएगा तो हायर से वो लोअर की तरफ जाता है, क्योंकि वो दोनों, और एक समय होता है जब वो दोनों बराबर हो जाते हैं। तो वही बात है, इसमें भी वही होता है कि जब ये दोनों को आप सटाइएगा तो मान लीजिए जिसमें कम चार्ज है उसमें जो है, जिसमें ज्यादा चार्ज वाला से जो है कम चार्ज वाला में जाएगा, और ये दोनों जो है जिस दिन सेम हो जाएंगे उस दिन जो है
वो फिर बैलेंस हो जाएगा और फिर जो है रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, नेट डिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ नहीं होने वाला है, उसके बाद सब खत्म। तो वही बात है कि जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते रहेगा जब तक जीरो ना हो जाए, क्योंकि ये जीरो मतलब समझ रहे हैं कि जब तक बैलेंस नहीं हो जाए, न्यूट्रल मत हो जाए। जिस समय न्यूट्रल हो गया तब जो है वो चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो वही चीज है कि ये, और यहाँ पे एक कंडीशन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है वो दो चीज होना चाहिए, दोनों का सेम साइज होना चाहिए, सेम रेडियस होना चाहिए, मतलब वही कि सेम रेडियस होना चाहिए और दोनों सेम चीज होना चाहिए, मतलब मेटालिक स्फीयर होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए, तो चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब ये दोनों, मान लीजिए हम इसको सटा दिए हैं, ये दोनों को कांटेक्ट में ला दिए हैं, अब ये दोनों को जो है हम अचानक इस दोनों को अलग कर देते हैं, तब क्या होगा? होप करते हैं कि जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिख लिया आपने? होप करते हैं कि आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब ये दोनों को जो है हम कांटेक्ट में लेके आएंगे, जब ये दोनों को कांटेक्ट में लेके आएंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हम लोग तार के चलते इसको कांटेक्ट में लेके आए तार से जो है। अब इसको जो है हम कांटेक्ट से अचानक जो है इस तारे को हटा देते हैं, क्या करते हैं, इस तार को जो है वो हटा देते हैं, इसको कांटेक्ट से जो है वो बाहर कर देते हैं, इसको हम लोग जो है वो कांटेक्ट से जो है वो बाहर कर देते हैं। अगर हम इसको कांटेक्ट से बाहर कर दिए तब इसमें जो है वो क्यू फाइनल कितना आएगा, चार्ज जो है वो फाइनल कितना आएगा, चार्ज कितना होगा, चार्ज जो है वो कितना होगा, दोनों में तो बराबर बराबर हो गया है, क्योंकि हायर से लोअर में गया, लोअर से दोनों बराबर हो गया, और बराबर हो गया तो क्या होगा, Q1 प्लस Q2, ये Q1 है, ये Q2 है, Q1 प्लस Q2 बाई 2, Q1 प्लस Q2 बाई 2, यही होगा ना? हाँ, मैंने आपको पहले बोला था कि जब दोनों चार्ज बराबर हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, तब ये जो है ये हो जाएगा, मतलब चार्ज आधा आधा बट जाएंगे। जिस समय सेम हो जाएंगे, चार्ज सेम लेयर पे आ जाएंगे, उस समय जो है अब मतलब ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा। तो वही चीज मैंने आपको बताया। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि कैसे करते हैं हम लोग। देखिए आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आएगा, देखिएगा यहाँ पे, पहले इसको लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। हाँ, तो देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, उसको आप ध्यान से देखिए, ये क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन बोल क्या रहा है क्वेश्चन, देखिए एक बार पढ़िए। पढ़ लिया? इसमें जो है ये कांटेक्ट निकालना, पहले ये दोनों को कांटेक्ट किया गया, ए को और बी को कांटेक्ट किया गया, और जब निकाल दिया गया तो क्या रिजल्ट आएगा ये बताइए। ए से बी, बी से सी, बी सी, फिर ए सी डी, और ये चारों अगर निकल जाए तो फिर फाइनल निकालना है। तो देखिए यहाँ पे कैसे निकालेंगे हम लोग। चलिए शुरू करते हैं जल्दी से क्वेश्चन को जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम लोग जल्दी से इसको शुरू करते हैं। होप करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को जो है वो लिख लिए होंगे। तो अब देखें यहाँ पे, अब हम लोग एक चीज देखते हैं, ये आपका जो है ये ए है, ठीक है, और ये जो है ये बी है, ठीक है, ए है और बी है। ए कितना है, ए है आपका 10 है, क्या प्लस 10 कूलम, और ये प्लस जो है ये 6 कूलम है, और ये माइनस 20 कूलम है और प्लस 6 कूलम है। हा? तो क्या करें हम इसमें, ये ए है गया, ये बी हो गया, इसे 10 था तो इसको हम लोग लिख लिए प्लस 10, और ये 6 था इसलिए हम लोग इसको लिख लिए प्लस 6, बाई 2 कर लिए, तो कितना आ गया 16 प्लस 16 बाई 2 कितना आ गया प्लस 8, इसमें जो है प्लस 8 कूलम, इसमें भी प्लस 8 कूलम, इसमें भी आ गया कि नहीं, चार्ज आ गया कि नहीं।
आ गया। अब देखिए यहाँ पे, अब मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि ये तो हो गया आपका फाइनल। आप देखिए बी में हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से इसको लिख लीजिए। तब बी में आपको जो है वो लफड़ा समझ में आएगा इसका, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है इसमें गलत कर देते हैं। आपको मैं गलत करने नहीं दूंगा। देखिए यहाँ पे जल्दी से लिखिए। होप करते हैं कि आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। तो अब इसी को मैं जो है वो ए से बी था, ए से कहाँ तक था, बी से सी तक ना, बी से सी तक करना। डस्टर कहाँ है? देखिए यहाँ पे, ये मान लीजिए कि ये जो है ये हो गया आपका बी और ये हो गया आपका सी, ठीक है। ये हो गया आपका बी और ये हो गया आपका सी। बी में कितना था, +8 कूलम। कितना था, +8 कूलम। और सी में कितना है, सी में है -20 कूलम और बाई 2, तो कितना आ गया, -12 कूलम बाई 2, मतलब -6 कूलम। अब इसमें भी -6 कूलम, इसमें भी -6 कूलम। आ गया कि नहीं, आया? होप करते हैं कि आपको समझ में जो है ये आ गया होगा। आ गया? अब देखें यहाँ पे, अब हम लोग थर्ड में चलते हैं। अब आप क्या करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो है वो 6 दिया हुआ था, +6 कूलम या -20 कूलम और बाई 2 कर देते, तो ये जो है ये गलत हो जाता। इसलिए जो है पहले जो आ जाए, अगर मान लीजिए ऐसा दिया हो क्वेश्चन, तो पहले ए से बी में निकालिए, फिर बी से सी में निकालिए, फिर सी से डी में निकालिए, कि ये स्टेप सही है। तो अगर आप डायरेक्ट निकालते हैं तो बहुत आपको दिक्कत होने वाली है। जल्दी से देख लीजिए, लिख लिए? होप करते हैं कि आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। तो अब देखिए यहाँ पे, अब हम लोग इस पे चलते हैं। अब हम लोग जो है वो सी से डी में चलते हैं, सी से जो है वो डी में चलते हैं। अब देखिए सी से डी में क्या लफड़ा है भाई, ये सी से डी में, सी से डी में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कि सी से डी में कि आपका जो है, मान लीजिए ये सी है और ये डी है। सी में कितना था, सी में था आपका -6 कूलम और +5 कूलम बाई 2, मतलब कितना आ गया, -1/2 कूलम। आ गया कि नहीं, -1/2 कूलम। अब ये -1/2 जो है ये -0.5 कूलम लिख सकते हैं कि नहीं इसको। अब इसमें भी आ गया -0.5 कूलम और -0.5 कूलम। आ गया कि नहीं, इसमें आ गया ना। अब देखिए यहाँ पे, होप करते हैं कि आप लोगों ने जो है इसको लिख लिया होगा। नहीं लिखा तो जल्दी से लिख लीजिए। हो गया? होप करते हैं कि आप लोगों ने इसको लिख लिया हो। अब इसमें क्या बोल रहा है कि टोटल चार्ज निकालना है। क्या निकालना है, टोटल चार्ज निकालना है। समझिए क्या निकालना है हमको निकालना है टोटल। अगर हमको टोटल निकालना है तो हमको ए भी मालूम होना चाहिए, बी भी मालूम होना चाहिए, सी भी और डी भी। ए तो हम लोग को मालूम है, ए कितना है, 8 कूलम है, +8 कूलम। फिर बी कितना है, बी है -6 कूलम, क्या समथिंग, हाँ बी क्या है, बी है -6 कूलम, ठीक है। अब सी क्या है, -0.5 कूलम, -0.5 कूलम। लेकिन हम लोग को डी मालूम है, नहीं मालूम है। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले ए से डी निकालेंगे, ए से जो है वो डी को निकालेंगे। तो ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका डी। अब देखें यहाँ पे ये ए और डी है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या लगता है, a + d/2, मतलब q1 + q2/2। तो यहाँ पे जो है ए, ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा, ये कितना था हमारा, -0.5 था कि नहीं, या डी से निकालना है ना, सॉरी डी से निकालेंगे ना यार, हम भी वही सोच रहे थे कि यहाँ पे हम लोग जो है वो डी से ए के निकालेंगे, कि किसका, डी से ए का। तो ये हो गया आपका डी और ये हो गया आपका ए। तो डी से कितना है, 0.5 कूलम है और ये कितना है, 0.5 है, मतलब कि -0.5 प्लस ये हो गया आपका 10/2 = 9.5/2, मतलब क्या कि 4.7 समथिंग। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका
4.7 कूलम। अब ये सबको अगर आप जोड़ दीजिएगा, ये सबको अगर आप जोड़ दीजिए तो आपका जो है वो टोटल निकलेगा। टोटल कैसे निकलेगा? जब आप क्या कर दीजिए कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी करिएगा तब ना आपका निकलेगा। तो +8 कूलम, फिर आपका -6 कूलम, फिर आपका -0.5 कूलम, फिर आपका +4.7 कूलम। देखिए यहाँ पे ये सबको अगर मैंने जोड़ दिया तब इसका जो है हमको सम मिलेगा टोटल। तो 6, ये दोनों को एक साथ जोड़ते हैं फिर माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे आ गया आपका 2 कूलम माइनस ये आपका आ गया 5.2 कूलम। अब ये दोनों को अगर हम माइनस कर दें तो -3.2 कूलम आंसर आ गया। कितना आ गया? 3.2 कूलम जो है वो आंसर आ गया। अब देखिए यहाँ पे वही मैं बोलता हूं कि जो है इसको अगर आपका ये आंसर नहीं आ रहा है तो आप बोर्ड मास रूल को लगाइए। बोर्ड मास रूल जो आपने 4 क्लास में पढ़ा होगा उसको आप लगाइए, तब ये क्वेश्चन का आंसर आएगा। ये एडिशन आप लोग कर सकते हैं। तो बोर्ड मास रूल को होप करते हैं कि आपको लगाने आता होगा। तो चलिए जल्दी से लिखिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिख लिया? फिर आपके स्क्रीन पे एक नए क्वेश्चन आएगा तो इसके लिए रेडी रहिएगा। लिख लिया आपने? होप करते हैं कि आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। तो अभी हम लोग नए क्वेश्चन की तरफ जो है वो पढ़ते हैं। और आपकी स्क्रीन पे देखिए यहाँ पे जल्दी से एक नया क्वेश्चन आ रहा होगा। आपकी स्क्रीन पे एक नए क्वेश्चन की तरफ आप देखिए। ये जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए। ये जो क्वेश्चन है ये आपको जो थ्योरी से मैंने निकाल के दिया है। कल की जो लेक्चर था अगर आपने रिवाइज करके आए हैं, अगर आपने उस लेक्चर को रिवाइज किया है तो आपसे ये क्वेश्चन एकदम चुटकी में बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूं। क्वेश्चन क्या है कि व्हेन ए बॉडी इज अर्थ कनेक्टेड, क्या कि अगर बॉडी जो है वो अर्थ से कनेक्टेड है मतलब अर्थिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? अर्थ हो रहा है, अर्थिंग हो रहा है। वर्ड को समझिए तो अर्थिंग हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द बॉडी, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द अर्थ फ्लो इनटू बॉडी, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अर्थ से जो है वो बॉडी की तरफ जो है वो फ्लो कर रहे हैं। तो ये किस केस में होता है? चलिए बना के देखते हैं क्या होता है। ये मान लीजिए ये आपका पॉजिटिव है, ठीक है? ये आपका पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। अब यहाँ पे जो है क्या हो रहा है देखिए, इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा है, मतलब जाहिर सी बात है कि ये पॉजिटिव है तब भी ना, निगेटिव नहीं है इसमें। जब इसमें निगेटिव आ जाएगा ये न्यूट्रल कर देगा अर्थिंग करके। तो देखिए यहाँ पे ये आपका जो है ये अर्थिंग हो गया, ठीक है? तो ये इधर से इलेक्ट्रॉन जो है ये इधर जा रहा है, तो ये क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज होगा कि नहीं? ये पॉजिटिव चार्ज होगा कि नहीं? क्योंकि देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसको निगेटिव भी बनाना है। जितना पॉजिटिव है उतना निगेटिव रहना चाहिए, तभी ना न्यूट्रल होगा मेरे भाई। और जब न्यूट्रल होगा तभी ना काम होगा। तो वही बात मैं बोलना चाहता हूं आपको कि यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये पहले से ही ये पॉजिटिव है तभी ना इसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अगर ये निगेटिव रहता तो नीचे ना इलेक्ट्रॉन जाता और ये जो है ये पॉजिटिव बन जाता। ये तो पहले से ही पॉजिटिव है ना मेरे भाई। अगर ये पॉजिटिव है तो जो है वो निगेटिव उसमें जा रहा है क्योंकि वो न्यूट्रल हो जाए। मेन फैक्ट क्या है अर्थिंग का? मेन फैक्ट क्या है कि उसको न्यूट्रल कर दिया जाए बॉडी को, जिससे करंट नहीं लगता है आपको। तो वही चीज है, अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन को ले लिया जाए, इलेक्ट्रॉन एक्सेस है तो इलेक्ट्रॉन को खींच लिया जाए। तो वही बात है। तो क्या होगा कि चार्ज पॉजिटिव होगा। देखिए यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव है इसलिए ना इलेक्ट्रॉन जा रहा है अंदर। वही बात है। क्या बोल रहा है? व्हेन ए बॉडी इज अर्थ कनेक्टेड, मतलब अर्थ कनेक्टेड क्या कि अर्थ से जो है वो बॉडी जो है वो कनेक्ट है। देखिए अर्थ से कनेक्ट है कि नहीं ये बॉडी। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अर्थ फ्लो इनटू बॉडी, इलेक्ट्रॉन जो है वो अर्थ से जो है वो बॉडी में जा रहा है, मतलब धरती से बॉडी में जा रहा है इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या हो रहा है कि जो बॉडी वो पहले से पॉजिटिव है उसमें से इलेक्ट्रॉन वो निगेटिव जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है उसको न्यूट्रल कर सके तभी ना आपको बिजली नहीं मारता है जब आप अर्थिंग रहता है। तो वही चीज है। दिस मीन्स द बॉडी इज पॉजिटिव। समझ में आ गया? चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आपके स्क्रीन पे एक नया क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आने वाला है। इसमें क्या हो सकता है आप देखिएगा। देखिए आपके स्क्रीन पे एक नया क्वेश्चन आ गया होगा। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए कौन कौन ट्रू है, कौन कौन फॉल्स है, ये बताइए। कौन कौन मतलब सही है, ये बताइए। इफ ए बॉडी हैविंग पॉजिटिव चार्ज, आई शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि अगर किसी बॉडी में ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो ये तो ट्रू हो गया, तो लिखे यहाँ पे ट्रू, सही हो गया ये। इफ ए बॉडी हैविंग नेगेटिव चार्ज, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जाहिर सी बात है कि अगर कोई बॉडी अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा होगी, तभी ना भाई वो नेगेटिव चार्ज होगा, तो सही लिख दीजिए ट्रू। अगर क्या मिनिमम पॉसिबल चार्ज, मतलब सबसे कम पॉसिबल चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर भी हो तो प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होगा कि नहीं, होगा कि नहीं होगा, जाहिर सी बात है, तो लिख दीजिए ट्रू। अब देखिए यहाँ पे चार्ज इज क्वांटाइज्ड, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी, N इज इक्वल टू 1 2 3 4। मैंने आपको एक चीज बताया था कि चार्ज जो है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होता है, फिर आपका फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होता है, डेसिमल फॉर्म में नहीं होता है। चार्ज जो है वो हमेशा क्वांटाइज्ड होता है और उसका एक फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, और एन जो होता है हमेशा जो है वो इंटीजर होता है, निगेटिव इंटीजर नहीं, केवल पॉजिटिव इंटीजर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे होता है चार्ज। निगेटिव भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केवल इंटीजर होता है, और ये फ्रैक्शन के चक्कर में वो नहीं फंसता। तो वही चीज है इसमें यहाँ पे है कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी, एनी जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो सकता है, तो ये भी जो है वो ट्रू है। तो ऑल क्या, ऑल ट्रू, आंसर क्या हो गया, ऑल ट्रू। ऑल ट्रू हो गया कि नहीं, ऑल ट्रू क्वेश्चन, ऑल ट्रू आंसर हो गया। जल्दी से इसको लिख लीजिए। उसके बाद एक बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन आने वाला है आपकी स्क्रीन पे, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, तो जल्दी से इसको लिखिए। उसके बाद हम लोग जो है वो बहुत ही तगड़ा एक क्वेश्चन करने वाले हैं, जल्दी से इसको लिख लीजिए। तेरे बगैर मेरी सांसें जैसे कोई कश्ती मेरी। होप करते हैं कि आप लोगों ने जो है इसको लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए ना प्लीज, इसलिए क्योंकि हमको आगे भी पढ़ाना है, उसके लिए सॉरी। अगर आपको बुरा लगा तो मेरी तरफ से बहुत बहुत सॉरी आप लोगों के लिए, लेकिन हमको आगे भी पढ़ाना है, इसलिए सॉरी। अब देखिए यहाँ पे आपके स्क्रीन पे एक नया क्वेश्चन आएगा, अभी जस्ट देखिएगा उसको। देखिए कि आपकी स्क्रीन पे एक नया क्वेश्चन आने वाला है, जल्दी से देखिए इसको, स्क्रीन को देखिए आपके स्क्रीन पे एक नया क्वेश्चन आ गया होगा, इसको आप बनाइए, इसको आप बनाइए। देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले पढ़िए। इलेक्ट्रिक चार्ज ए एंड बी, इलेक्ट्रिक चार्ज ए एंड बी अट्रैक्ट टू ईच अदर। चलिए लोग बनाते हैं इसको, सॉल्यूशन लिखिए नीचे। और ए और बी एक चार्ज है जो कि दोनों अट्रैक्ट करता है, ठीक है, अट्रैक्टेड है, अट्रैक्ट है। इलेक्ट्रिक चार्ज माने ये एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, या एक निगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, ऐसा नहीं होगा, होगा कि नहीं बताइए, होगा कि नहीं, ऐसा ही होगा। अब इलेक्ट्रिक चार्ज बी एंड सी आर आल्सो अट्रैक्टेड टू ईच अदर, मतलब बी और सी जो है वो भी अट्रैक्टेड है, क्या होगा, वो भी अट्रैक्ट है। तो यहाँ पे निगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे निगेटिव होगा, ऐसा ही ना होगा, होगा कि नहीं। इफ ए एंड सी आर हेल्ड टुगेदर दे विल, मतलब ए और सी जो है, अगर ये दोनों चार्ज को अगर हम देखें तो क्या होगा, ये दोनों को अगर मिला है ए और सी को, तो ए और सी को अगर हम मिलाएं तो एक चीज आप नोटिस कर रहे हैं कि इधर भी प्लस है और इधर भी प्लस है। क्यों ऐसा है, क्योंकि ए और बी अट्रैक्टेड है, मतलब ए या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा, और बी या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। तो यहाँ पे हमने लिख लिया दो केस, और बी और सी भी अट्रैक्टेड है, मतलब ये अगर निगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, और ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव होगा। तो ये एक चीज अब आपने देखा कि अगर ए जो है वो पॉजिटिव है तो सी भी पॉजिटिव है, और अगर ए निगेटिव है तो सी भी निगेटिव है। तो फाइनल आंसर क्या है कि रिपेल होगा, रिपल्सन होगा, रिपल्सन। तो हमारा क्या आंसर हो गया, क्योंकि पॉजिटिव तो अट्रैक्ट होता नहीं है। मैंने बोला कि लाइक चार्ज अट्रैक्ट होता है, कैसे होता है, क्योंकि उसमें भी निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए अट्रैक्ट होता है। ऐसा तो अट्रैक्ट होगा नहीं, तो जाहिर सी बात है कि रिपेल होगा। क्या होगा, रिपेल होगा, रिपेल।
रिपेल होगा। क्या होगा? रिपेल होगा। होप करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आपकी स्क्रीन पे जल्दी से लिख लीजिए इसको। अब आपकी स्क्रीन पे एक नया क्वेश्चन आने वाला है और वो बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन, बहुत ही आसान और बहुत ही बेहद ही तगड़ा क्वेश्चन है। आपके स्क्रीन पे एक नया क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे इसमें क्या बोल रहा है भाई। ए कंसीडर ए न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर, ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द स्फीयर, द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर इज। मतलब कि एक मान लीजिए एक न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है, एक न्यूट्रल बॉडी है जिसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है, जितना पॉजिटिव चार्ज है। एक चीज आपको याद है ना, अब मैंने आपको सेकंड लेक्चर में बताया था कि चार्ज जो है वो हमेशा अंदर नहीं होता है, बॉडी के अंदर नहीं होता है, बॉडी के जो सरफेस होता है उस पर लाई करता है, ना कि अंदर लाई करता है। तो चार्ज जो है ये चार्ज हो गया, ठीक है, ये चार्ज हो गया। और कंडीशन कंसीडर न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर, ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज एज प्लेस आउटसाइड द स्फीयर। मतलब एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो आउटसाइड जो है वो प्लेस्ड है, न्यूट्रल बॉडी के आउटसाइड एक न्यूट्रल चार्ज पॉजिटिव चार्ज एक प्लेस्ड है। तो नेट चार्ज क्या होगा? नेट चार्ज क्या होगा? तो अगर हम इसको इधर रख दिए तो ये वाला जो है ये पहले न्यूट्रल था, ठीक है। देखिए बात समझिए आप, बात समझिए, बात समझिए, बात समझिए। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि एक न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है, ये एक पूरा न्यूट्रल बॉडी, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव सब एक ही जगह पे बराबर बराबर है। अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को रख देते हैं तो निगेटिव इधर हो जाएगा और पॉजिटिव इधर हो जाएगा कि नहीं? जिससे ये जो है इसका जो शेप है, इसका जो अंदर का जो शेप है वो पूरा बिगड़ जाएगा कि नहीं? ये पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा पूरा। अगर ये पूरा डिस्टर्ब हो गया और यहाँ पे ये जो है ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ अट्रैक्ट हो जाएगा कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? जो चार्ज है वो जीरो हो जाएगा कि नहीं? जीरो। एफ नेट कितना होगा? जीरो होगा। अगर ऐसा केस आ जाए तो एफ नेट कितना होता है? जीरो होता है। कितना होता है? जीरो होता है। हमेशा याद रखिएगा इस चीज को कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक न्यूट्रल बॉडी है, दोनों को अगर दोनों अट्रैक्ट करता है तो क्या होता है कि नेगेटिव बॉडी के साथ पॉजिटिव बॉडी अट्रैक्ट हो जाता है, जिससे चार्ज जो है वो जीरो हो जाता है। एफ नेट कितना? जीरो। एफ नेट कितना? जीरो। मार दिया मैंने जीरो। जल्दी से आप इसको लिख लीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से आगे बढ़िए। हो गया? होप करते हैं कि आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। जल्दी से लिख लीजिए इसको। हो गया? चलिए अब हम लोग मिटाते हैं इसको और हम लोग जो है एक नया कॉन्सेप्ट जो है वो सीखते हैं। चलिए क्या कॉन्सेप्ट है भाई, उसको हम लोग अच्छे से सीखते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट क्या है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, लाजवाब बेहिसाब कॉन्सेप्ट है, लाजवाब कॉन्सेप्ट बेहिसाब कॉन्सेप्ट है। चलिए इसको सीखते हैं जल्दी से। अब हम लोग जो है आपका और सबसे प्यारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ के पहले आप ग्रेविटेशन अगर चैप्टर को आप 11 में पढ़ा है तो एकदम सेम है कूलम्ब्स लॉ भी। कूलम्ब्स लॉ में कोई दिक्कत नहीं। अगर आप कूलम्ब्स लॉ को अच्छे से पढ़ लिए 4 चैप्टर को तो आपको जो है ग्रेविटेशन और एक्स्ट्रा क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ग्रेविटेशन में हम लोग क्या पढ़ते थे? ग्रेविटेशन 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 सही है, ग्रेविटेशन सही है, ग्रेविटेशन। देखिए ग्रेविटेशन में हम लोग क्या पढ़ते थे? ये एक बॉडी था m, ये एक बॉडी था m2, ये m1, ठीक है। अब हम लोग इस पे क्या पढ़ते थे कि इस पे ये जो है ये इधर क्या पढ़ते क्या थे बताइए? यहाँ पे पढ़ते ये थे हम लोग कि ये जो बॉडी है ये एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो रहा है, ये जो बॉडी है ये एक दूसरे को खींच रहा है कि नहीं? और दोनों में फोर्स क्रिएट हो रहा है कि नहीं? फोर्स, क्योंकि फोर्स सेम है, क्योंकि ये दोनों बॉडी जो है वो इक्वल वेट का है, तो दोनों जो है एक दूसरे को खींच रहा है और इस दोनों का एक डिस्टेंस होगा। तो फॉर्मूला हम लोग ने क्या निकाला था? F G m1 m2 बाई r², यही ना निकाला था फॉर्मूला। हम लोग ने क्या निकाला था? यही निकाला था कि नहीं?
कि ये एक ऑब्जेक्ट, ये एक मास है, ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है जिसका एक मास है m1, जिसका एक मास है m2, दोनों सेम है। ये दोनों फोर्स लगाता है दोनों को खींचने के लिए, और दोनों फोर्स लगाता है जिसका एक डिस्टेंस होता है। तो ये हम लोग फॉर्मूला को निकाल लेते हैं, ये निकालते हैं फॉर्मूला को। और हम लोग अब देखिए यहाँ पे, और कूलम्ब लॉ में हम लोग क्या करते हैं, कूलम्ब लॉ में भी यही करते हैं। ये कूलम्ब लॉ होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, कूलम्ब्स लॉ में, कूलम्ब्स लॉ में भी हम लोग यही करते हैं, कूलम्ब्स लॉ में एकदम जस्ट यही करते हैं। और देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, मान लीजिए कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और इसका ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये एक फोर्स, ये Q है। फिर छोड़िए, मान लीजिए कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है Q1 और ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है Q2, ठीक है। हाँ, और देखिए यहाँ पे ये एक पॉजिटिव चार्ज है Q1, ये एक पॉजिटिव चार्ज है Q2, तो ये दोनों का एक डिस्टेंस होगा कि नहीं, और ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है। फॉर पॉइंट चार्ज के लिए मैं बता रहा हूं, फॉर पॉइंट चार्ज, फॉर पॉइंट चार्ज। तो आप बोलिएगा ना कि ये आपने तो बोला था कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो अट्रैक्ट भी करता है, तो मेटालिक स्फीयर सब में ऐसा होता है यार, मेटालिक स्फीयर में ऐसा होता है, इसमें नहीं होता ऐसा। ये पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज केवल एक चार्ज जो कि आंख से देख भी नहीं सकते, इतना छोटा चार्ज होता है। तो ये दोनों जो है एक दूसरे को जो है वो रिपेल करेंगे कि नहीं। अब ये इधर देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लीजिए कि ये एक नेगेटिव हो गया और ये एक पॉजिटिव हो गया और ये Q2 और ये Q1, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, ये एक दूसरे को जो है वो अट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और ये क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे कि नहीं। ये इसमें रिपल्सन होगा, इसमें अट्रैक्शन होगा कि नहीं। यही बोलता है हमारा कूलम्ब्स लॉ, यही है हमारा कूलम्ब्स लॉ। अब बोले कूलम्ब्स लॉ का है, फार्मूला का है, तो फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं, जल्दी से इसको लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए इसको। फिर हम लोग जो है फार्मूला के बारे में इस पे बात करते हैं। ग्रेविटेशन तो आपने पढ़ लिया, तो वही सेम है, सेम पूरा सेम है, केवल यहाँ पे जी को कर दीजिए के कर दीजिए कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सब मैं बताऊंगा आपको। जल्दी से लिखिए इसको, होप करते हैं कि आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो कूलम्ब्स लॉ है इसके बारे में मैं कुछ लिखवाता हूं आपको, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा फॉर्मूला। देखिए यहाँ पे दिस इज attraction about force between two points, charged separately by distance, point charge separately by डिस्टेंस r। मैंने ऐसा क्यों बोला, देखिए यहाँ पे क्यों बोला, ये एक चार्ज था, ये एक चार्ज था, पॉजिटिव था, यहाँ पे r हो गया, ये दोनों अट्रैक्ट कर, क्योंकि ये सेम, ये अलग अलग अनलाइक चार्ज था, पॉइंट चार्ज अनलाइक था, इसलिए जो है ये अट्रैक्ट कर गया कि नहीं। वही मैं बात बोल रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए कि रॉड में नोट कीजिए, एक चीज नोट कीजिए आप, क्या कीजिए, नोट कीजिए आप, एक चीज नोट कर लीजिए। क्या नोट करना है आपको, नोट ये करना है, देखिए यहाँ पे नोट कीजिए इसको बोर्ड पे, फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स, फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रॉड रिंग डिस्क, क्या रॉड रिंग डिस्क डिस्क स्फीयर etc. When charge disturbed over body, over the body, then integrate
अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप मान लीजिए कि रॉड है, रिंग है, स्फीयर है, अगर इसमें डिस्टरबेंस होता है चार्ज के द्वारा, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर और इलेक्ट्रॉन जाता है और आता है, तो अगर ये होता है तो आप इसमें क्या कीजिएगा कि आप इसमें जो है वो इंटीग्रेट करिएगा। अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो आपको जो है वो रिजल्ट आसानी से मिल जाएगा, नहीं तो आपको पार्ट बाई पार्ट को तोड़ना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि 10 पेज भरने से अच्छा है कि एक पेज में आराम से आंसर आ जाए। तो वही बात है, इंटीग्रेट करेंगे हम लोग। जल्दी से इसको लिख लीजिए। लिख लिया आपने? लिख लिया, जल्दी से लिखिए इसको, लिख लीजिए जल्दी से इसको। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फॉर्मूला के बारे में। जल्दी से लिखिए इसको, जल्दी से जल्दी लिख लीजिए, जल्दी, लेट नहीं करनी है, जल्दी लिखिए, जल्दी। लिख लिया आपने? होप करते हैं कि आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो कुलम्स लॉ है, कुलम्स लॉ, देखिए यहाँ पे कुलम्स लॉ में क्या बोलता है, यही ना बोलता है कि एक पॉजिटिव चार्ज ये रिपेल करेगा, ये Q है, ये Q1 है, ये Q2 है, ये रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसमें जो है ये दोनों सेम चार्ज है, लाइक चार्ज है, इसलिए रिपेल करेगा। और ये इससे डिस्टेंस इसका कितना होगा? इससे डिस्टेंस होगा r, इसको हम लोग रेडियस जो होगा इसका होगा r। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं कि हम लोग इसको एक चीज बोल सकते हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, बोल सकते हैं कि नहीं? क्योंकि एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, बाई कुलम्स लॉ ये बोलता है। हम लोग इसको निकाल के भी दिखाएंगे आपको कैसे ये निकलता है। इसका बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसको देखिए यहाँ पे ये वाला जो है F इज इक्वल टू K Q1 Q2, ये आपने स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला है ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा, निहायत ही अच्छे से पढ़ा होगा। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप लोग? F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R स्क्वायर, देख रहे हैं कि नहीं? इस चीज को आपने नोटिस किया? होप करते हैं कि आप लोगों ने जो है इसको कर लिया होगा। अब ये जो K है ये क्या है? ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ये क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसका जो वैल्यू होता है वो 9 × 10 टू द पावर 9 होता है। क्या होता है? K का जो वैल्यू होता है वो 9 × 10 टू द पावर 9 होता है, ठीक है? और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और इसको जो है हम लोग ऐसे लिख सकते हैं K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं हम लोग एप्सिलॉन नॉट, और या एसिल नॉट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं हम लोग एसिल नॉट। और देखिए यहाँ पे ये जो है इसको हम लोग हमेशा याद रखिएगा, K जो है वो 9 × 10 टू द पावर 9 होता है इसका वैल्यू, और K जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, और K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। और ये वाला फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो हम लोग एक समरी निकालते हैं। चलिए, एक चीज आपने पढ़ा होगा, ये वाला तो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना? अब आप एक चीज बोलिएगा कि देखिए, और ये जो है ये कांस्टेंट है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि आप लोग बोलते होंगे कि ये कांस्टेंट है, ये जो है ये कांस्टेंट है, इट इज कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट है, बट नॉट यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये हमेशा कांस्टेंट नहीं रह सकता है, ये भी बात है भाई, यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, हर जगह लागू नहीं हो सकता है। बट नॉट यूनिवर्सल कांस्टेंट, क्या? बट नॉट यूनिवर्सल कांस्टेंट, मतलब जो है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, हर जगह जो है ये लागू नहीं हो सकता है, केवल ये जो है ये चुनिंदा जगहों पे लागू हो सकता है। यूनिवर्सल कांस्टेंट, मैं मानता हूं कि ये कांस्टेंट है, लेकिन ये हर जगह कांस्टेंट नहीं है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पे, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि आपने जो है वो एप्सिलॉन नॉट था, वो एप्सिलॉन नॉट, उसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। इसको मैं लिख देता हूं,
जल्दी से मैं कहाँ लिखूं इसको, मेरे पास जगह नहीं है, यहाँ पे लिख देता हूँ। ये जो एप्सिल नॉट है इसको, ये जो एप्सिल नॉट है ये वाला एप्सिल नॉट जो है इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसके बारे में मैं कल पढ़ाऊंगा आपको। कल जो है इस पे लेक्चर होगा पक्का। कल इस पे अच्छे से एक बार रिवीजन करके आइएगा, कल इस पे पूरा अच्छे से लेक्चर होगा। तो देखिए यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो है इसको हम लोग जो है एप्सिल नॉट को जो है वो बोलते हैं, या इसको एप्सिल नॉट बोलते हैं, एसिल नॉट बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हमेशा आप याद रखिएगा कि इसको जो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, कैसे नाम रखा गया, ये सब मैं बात करूंगा अगले लेक्चर में। तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे और फिर जो है इस लेक्चर को एंड करेंगे। तो जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन करते थे। यहाँ पे मैं एक चीज एक बार आपको और समझा देता हूँ, नहीं समझ में आया तो। ये आपने फॉर्मूला पहले ही क्लास 11 में पढ़ लिया होगा, कैसे आया ये मैं कल बताऊंगा आपको। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये तो आपने पढ़ लिया होगा। तो अब देखिए यहाँ पे k का जो वैल्यू होता है वो 1/4 पाई एप्सिल नॉट होता है। वो क्या होता है, बोलिए इसको, 1/4 पाई एप्सिल नॉट, 1/4 पाई एप्सिल नॉट, 1/4 पाई एप्सिल नॉट होता है। अब देखिए यहाँ पे और एक चीज हमेशा, अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ दिया जाए k का, तो 9 × 10 टू द पावर 9 होता है। कितना होता है, 9 × 10 टू द पावर 9 होता है, 9 × 10 टू द पावर 9 होता है इसका जो, अगर आपको वैल्यू पूछ दिया जाए तो। अगर ये दोनों को अगर हम इसको यहाँ पे पुट कर दिए, k का जो ये वाला वैल्यू है, ये वाला जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, उसको अगर हम यहाँ पे जो है वो पुट कर देते हैं तो कुछ ऐसा दिखता है। और अगर आपको एप्सिल नॉट में दिक्कत है तो एप्सिल नॉट को आप बोल सकते हैं परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। क्या बोल सकते हैं, कैसे आया, क्यों आया, मैं आपको इसके बारे में कल बताऊंगा। तो जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग कुछ नए क्वेश्चन करते हैं और मैथ्स लेवल का एक क्वेश्चन होगा। तो चलिए जल्दी से लिखिए, जल्दी से लिख लीजिए इसको। फिर हम लोग जो है वो 3 आसान क्वेश्चन करेंगे और 2 हार्ड क्वेश्चन करेंगे। जल्दी से लिखिए। मेरे लिए बनाना मन यहाँ थोड़ा सा होप करते हैं कि आप लोगों ने जो है इसको लिख लिया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब हम लोग एक चीज बात करते हैं, चलिए जल्दी से आगे चलते हैं। अब देखिए आपके स्क्रीन पे एक नया क्वेश्चन आ रहा होगा। देखिए आपके स्क्रीन पे बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत निहायत ही आसान क्वेश्चन है। ए बॉडी कैन चार्ज बाय नेगेटिव चार्ज बाय एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर कोई बॉडी ज्यादा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, तब भी जो है वो नेगेटिव चार्ज होगा। तो ऑप्शन क्या होगा, पहला ऑप्शन होगा, जल्दी से मार दीजिए अपने कॉपी में। क्या मार दिया, गिविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गिविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इट या ऑन बॉडी। ओके, तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा, पहला जो है वो आपका ऑप्शन हो गया। क्योंकि देखिए रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। गिविंग सम प्रोटॉन इट तो क्या होगा, पॉजिटिव बन जाएगा। रिमूविंग सम न्यूट्रॉन फ्रॉम इट कोई फायदा नहीं है, आप कुछ भी कर लीजिए, न्यूट्रॉन तो जीरो होता है, ऐसे भी उसका चार्ज ही जीरो होता है। आप उसमें से न्यूट्रॉन को ही हटा दीजिए, कोई फायदा नहीं है, जीरो। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पे भी आया है कि द मिनिमम पॉसिबल चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज, या ऑन एन ऑब्जेक्ट इज क्या होगा बताइए। तो सबसे कम चार्ज क्या होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। क्या 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, यही आपका सबसे शॉर्ट होता है। सी ऑप्शन मार दीजिए। होप करते हैं कि आप लोगों ने इसको मार दिया होगा। तो अब हम लोग मेंस लेवल का क्वेश्चन करते हैं, इसको खुद से बनाइएगा। और चलिए अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे बच्चों से नहीं बनेगा। देखिए हमें क्या क्या बोल रहा है,
फाइंड द चार्ज ऑफ एन आयरन पार्टिकल ऑफ मास 2.24 मिलीग्राम of 0.02% of electron are removed from it। मतलब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले ये चीज समझिए कि 2.24 mg मतलब क्या होता है। ये इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, mg लिखा हुआ है ना, तो अब हम लोग इसको क्या बोलेंगे 2.24 इंटू 10 टू द पावर -3। इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 2.24 इंटू 10 टू द पावर -3। इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं जाहिर सी बात है बोल सकते हैं, क्योंकि मिलीग्राम है। मिलीग्राम का क्या होता है, mg है mg। देखिए यहाँ पे अब एक चीज आप समझिए कि इसमें पहले लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले क्या करना होगा, आपने एक चीज सुना इसमें क्या बोल रहा है, चार्ज को कैलकुलेट करना है आयरन पार्टिकल का, एक यूनिक दे दिया कि इसी का हमको करना है। अगर हमको इसका करना है तो पहले आपको एक चीज मालूम है, आयरन का जो मास होता है एटॉमिक मास वो कितना होता है, एटॉमिक मास ऑफ आयरन कितना होता है, एटॉमिक मास ऑफ आयरन होता है आपका 56 ग्राम। कितना होता है, 56 ग्राम। अब देखिए यहाँ पे कि अगर ये 56 ग्राम होता है तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स का गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर वेट, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर वेट। गिवन मास हम लोगों को कितना है, गिवन मास है 2.24 इंटू 10 टू द पावर -3, और हम लोग को गिवन मॉलिक्यूलर वेट कितना है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आयरन कितना होता है, 56 ग्राम होता है। एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट बात वही हो गया। तो मास, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा 2.24 इंटू 10 टू द पावर -3 बाई 56। इसको हम लोग बोलते हैं गिवन मास, इसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर वेट। तो मास ऑफ आयरन कितना है 56। तो ये अगर हमको इसको काटना है, हम इसको अगर काट दें तो कितना आ सकता है, इसको ये जो है इसको हम लोग अगर काटें तो 24224 इंटू 10 टू द पावर -5 कर दिए इसको, और 56। अब हम इसको काट देंगे 4 बार में, तो आ गया 4 इंटू 10 टू द पावर -5। अब बोलेगा -5 कहां से आ गया, तो -5 पे जो पॉइंट था उसको हम जो है वो 100 कर दिए, तो यहाँ पे जो है 10 का पावर -2 इंटू 10 टू द पावर -3। अगर ये दोनों को अगर आप करिएगा तो क्या होगा, 10 जो है वो गिवन है, तो 10 गिवन आ जाएगा, -2 -3 कितना आ जाएगा, 10 टू -5 आ जाएगा कि नहीं। तो वही बात है, यही हमने किया यहाँ पे। होप करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया। अब ये वाला हम लोगों ने निकाल दिया, अब हम लोगों को क्या निकालना, नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स के लिए क्या करना होगा, हमको इसको एवोगाड्रो नंबर से जो है मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम अगर एवोगाड्रो नंबर से इसको मल्टीप्लाई करने तो जल्दी से करते हैं, इसको नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं इसका जल्दी से, नंबर ऑफ एटम्स इसका जल्दी से निकालते हैं। नंबर ऑफ एटम्स क्या करेंगे हम लोग, इसको 4 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर -23 आ गया। अब इसको जल्दी से हम लोग एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए, या 6 ही हम लोग मानते हैं इसको ना, 6 मानिए, राउंड फिगर में लीजिए, कैलकुलेशन बहुत कड़ा हो जाएगा। तो 6 4 जा 24, और अगर हम इसको ऐसे कर दिए तो 18 आ जाएगा, यहाँ पे 18 आ जाएगा, क्योंकि जो है 6 इंटू 20 पर, हाँ ठीक है 18 आ जाएगा, क्योंकि ये 23 होता है। एवोगाड्रो नंबर का फॉर्मूला लिख लीजिए, सॉरी वैल्यू लिख दीजिए इसका 6 इंटू 10 टू द पावर 23, इसको आप लिख लीजिएगा, कहीं लिख लीजिएगा इसको। और ये वाला अगर हम लोगों ने निकाल लिया तो अब हम लोगों को क्या निकालना है, अब हमको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तभी ना निकालेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कितना हुआ, पहले हम लोग को पूरा इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो है आयरन का जो इलेक्ट्रॉन आयरन का जितना एटम होता है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो कितना होता है, चलिए 1 आयरन एटम इज इक्वल टू कितना होता है, मतलब एटॉमिक नंबर कितना होता है आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। कितना, 26 कितना, 26 होता है क्या नहीं, 26। तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, इसमें आयरन का एटॉमिक वेट एटॉमिक नंबर से 24 इंटू 10 टू द पावर 18 इंटू 26 कर देंगे, तब ये जो है हमारा पहला आ जाएगा। अब इसमें से हम लोग को जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, 0.02% जो है वो इलेक्ट्रॉन को जो है हम लोग को रिमूव करना है। पहले देखिए हम लोग क्या किया,
आप पहले एक बार समझिए, फिर मैं बताऊंगा। इसमें क्या बोल रहा था कि चार्ज जो है वो आयरन का जो है आयरन पार्टिकल का जो मास है वो 2.24 ग्राम है। मतलब गिवन मास कितना है, 2.24 मिलीग्राम, मिलीग्राम 10⁻³ और देखिए यहाँ पे इफ इतना 0.02% जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको अगर हम निकाल फेंके तो क्या बचेगा, कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो पहले हम लोग को अगर यहाँ पे गिवन मास दिया है तो पहले हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा। नंबर ऑफ मोल्स से हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ एटम्स, और नंबर ऑफ एटम्स से ना निकालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जाहिर सी बात तो यही है, फंडा तो यही है ना। और उसके बाद हम लोग को चार्ज निकालना है। लास्ट में क्या बोल रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दीजिएगा तो कितना, कौन सा चार्ज होगा, ये हम लोग एक्स्ट्रा निकालेंगे उसमें। तो वही चीज है। तो इसको देखिए, पहले आप लोग इसको लिख लीजिए, क्योंकि पहले हम लोगों ने क्या किया, देखिए यहाँ पे शुरू में समझिए 2.24 mg मतलब क्या, 2.24 मिलीग्राम, मिलीग्राम मतलब क्या, मिली मतलब 10⁻³ मतलब 2.24 इंटू 10⁻³ आ जाएगा यहाँ पे। तो ये गिवन मास इतना था। और मॉलिक्यूलर मास कितना, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, आयरन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 56 ग्राम होता है। इसको याद कर लीजिएगा कि आयरन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 56 ग्राम होता है। तो गिवन मास बाय मोल, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, मतलब कि 2.24 इंटू 10⁻³ बाय 56। अब इसको जो है हम लोगों ने क्या किया कि नंबर ऑफ मोल्स में क्या किया, ये जो पॉइंट है इसको जो है हम लोगों ने -2 मान लिया, बताया था आपको। तो 4 इंटू 10⁻⁵ आ गया। अब हमको नंबर ऑफ एटम्स निकालना है आयरन का। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, उसके लिए हमको क्या करना होगा, पहले नंबर ऑफ आयरन का एटम्स निकालने से पहले एटम्स निकालना होगा। तो एटम्स हम लोगों ने निकालना, तो उसके लिए क्या करना होगा, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 4 इंटू 10⁻⁵ को जो है हम लोगों ने एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो क्या बचा हम लोगों के पास, 4 इंटू 10⁻⁵ इंटू 6 इंटू 10⁻23। अगर आप ये बोलिएगा कि 6.023 को अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, तो देखिए अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा। थोड़ा सा अंतर आएगा क्वेश्चन में, पॉइंट में, लेकिन आपका कैलकुलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो वो आप मत कीजिए, तो बहुत अच्छा है आपके लिए। तो हम लोगों ने राउंड फिगर में लिया तो कितना आ गया, 24 इंटू 10⁻18 आ गया। अब हमको क्या निकालना है, आयरन एटम का निकालना है। तो वन आयरन एटम कितना होता है, मतलब एटॉमिक मास कितना होता है आयरन का, आयरन एटम कितना, तो 26 आ गया। और 26 को जो है इधर मल्टीप्लाई कर दिए आयरन एटम निकालने के लिए। अब देखिए यहाँ पे, अब हमको ये जो पूरा है ये टोटल निकल गया आयरन एटम। अब इसमें से 0.02% को हमको रिमूव कर देना है। तो देखिए यहाँ पे जल्दी से लिख लीजिए इसको, फिर हम लोग इसको रिमूव करते हैं और फिर हम लोग इसका चार्ज निकालते हैं, फाइनल आंसर आ जाएगा। हो गया, जल्दी से लिख लीजिए इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। होप करते हैं कि आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे ये वाला तो हो गया था। हम लोग के पास कितना आया था, हम लोग के पास आया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हम लोग के पास कितना आया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आया था हम लोग के पास 24 इंटू 10⁻18 इंटू 26, सही ना आया था कि नहीं। अब यहाँ पे हम लोग जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेंगे। कितना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हम लोग को कितना रिमूव करना है, 0.02 ग्राम, 0.02 बाई 100 कर देंगे, तभी ना रिमूव होगा, क्योंकि परसेंटेज लगा हुआ है तो बाई 100 हो जाएगा ये। अब इंटू 24 इंटू 18 इंटू 26 वही आ जाएगा। अब इसमें कितना आएगा आंसर, इसमें आएगा आपका, मैं इसको कैलकुलेट करके रखा था तो मैं आपको बता दे रहा हूं, आप भी कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको कॉपी में। देखिए इसमें आपका आंसर आ जाएगा 124.8 इंटू 10⁻24, कितना, 10⁻24 Q24, सॉरी 10⁻24 बोल रहे हैं, सॉरी 10⁻14 आ जाएगा। ये आपका जो है ये आंसर हो जाएगा, देखिएगा आप निकाल के इसको, तो ये जो है यही आपका आंसर हो जाएगा 124.8 इंटू 10⁻14। अब मैंने आपको बोला था कि चार्ज निकालूंगा मैं, तो चार्ज कैसे निकालेंगे भाई, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, तो चार्ज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्लस माइनस एनी, मतलब क्या कि 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 12, सॉरी
देखिए यहाँ पे पहले हम लोग n को लिखेंगे, तो n मेरा ये हो गया, तो 124.8 इंटू 10 टू द पावर 14 इंटू, अब इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन में कितना, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। मैंने आपको क्वेश्चन करके बताया था कि सबसे मिनिमम इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 होता है कि नहीं। अब यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट करके मैं रखा था, कितना आ जाएगा, 1996 कूलम आंसर, 1996 कूलम आंसर आ जाएगा। कहीं है ऑप्शन में 1996 कूलम, 0.1996 कूलम, है कहीं ऑप्शन में, है ऑप्शन में, ये ऑप्शन में है कहीं। यहां से एक जीरो को हटा दीजिए, यहां से भी जीरो को हटा दीजिए, यहाँ पे केवल 1 लिखिए, केवल 1 लिखिए। अब ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्या हो गया ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। देखिए जल्दी से इसको लिख लीजिए। होप करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, नहीं तो एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि फिर वीडियो को लास्ट भी करना है क्योंकि समय हो रहा है। तो यार नहीं समझ में आया ना तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार बता दीजिएगा, मैं आपको फिर से एक बार जो ये है ये आपको मैं बता दूंगा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतना 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 इतना, और इसमें से रिमूव करना था इसलिए इतना को कर दिए। आगे होप करते हैं कि आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। तो अब आपकी स्क्रीन पे बहुत ही निहायत ही आसान क्वेश्चन आने वाला है, तो जल्दी से देखिए। अब देखिए आपके स्क्रीन पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि क्या बोल रहा है यहाँ पे कि व्हेन ए ग्लास रॉड रब्ड विथ सिल्क, ये जो पहले वाला क्वेश्चन है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो व्हेन ए ग्लास रॉड, एक ग्लास रॉड है, ठीक है, ग्लास का एक रॉड मान के चलिए कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा ऐसा मान के चलिए, ऐसा रॉड है, ठीक है, इसमें जो कि ऐसा है, ऐसा ऐसा ऐसा, ये ग्लास रॉड है, ठीक है, रब्ड विथ सिल्क, मान लीजिए एक सिल्क है, ठीक है, एक सिल्क है, इसको जो है वो रब्ड कर रहा है, ये जो है ये रब्ड हो रहा है, रब्ड हो रहा है, रब्ड हो रहा है, रब्ड हो रहा है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें ट्रांसफर हो रहा है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, और ये और निगेटिव बनते जा रहा है, और निगेटिव बनते जा रहा है। क्या हो रहा है कि जो अगर आप मान लीजिए कि मैं इसको रब्ड करने लगूं, ये रब्ड करने लगूं, ये देखिए डस्टर को मैंने जो है वो पेन से रब्ड कर रहा हूं, रब्ड कर रहा हूं, 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 ये देखिए बोर्ड को मार्कर से रब्ड कर रहा हूं, 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 कर रहा हूं। तो क्या होगा कि ये जो है ये जो बोर्ड है इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ जाएगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो बोर्ड में चला जाएगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन है किसमें चला जाएगा, बोर्ड में चला जाएगा। तो वही चीज यहां पे हो रहा है, ये जो ग्लास रॉड है इसको सिल्क से रगड़ा जा रहा है, सिल्क में जो है वो रगड़ा जा रहा है, सिल्क में रगड़ा जा रहा है, ऐसे रगड़ा जा रहा है, ऐसे देखिए यहाँ पे ये रगड़ा जा रहा है, रगड़ा जा रहा है, ऐसे रगड़ा जा रहा है, ऐसे रगड़ा जा रहा है। तो रगड़ा जा रहा है तो क्या हो रहा है कि जो क्या होगा कि जिस मैंने हम इससे रगड़ रहे हैं तो डस्टर का बढ़ेगा ना भाई, तो सिल्क का जो है वो इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो क्या, और यहाँ पे अगर ये ग्लास रॉड का पूछता तो प्रोटॉन केवल बचा है, मतलब प्रोटॉन है केवल, और यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ गया, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन हो वो इसमें आ गया, ट्रांसफर हो गया बाई कॉन्टेक्ट, बाई कॉन्टेक्ट। तो कौन मारे हम, गिव्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिल्क, फ्रॉम लिखा है, फ्रॉम मतलब सिल्क से इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, नहीं गलती है भाई, फ्रॉम देखना यार, वर्ड समझो, वर्ड समझो, वर्ड, तो ये गलती हो गया। गेन्स इलेक्ट्रॉन टू सिल्क, ये सही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो सिल्क में बढ़ रहा है। अब गेन्स प्रोटॉन फ्रॉम सिल्क, प्रोटॉन जो है वो सिल्क से बढ़ रहा है, नहीं गलती है। गेन्स प्रोटॉन टू सिल्क, गेन्स प्रोटॉन जो है वो बढ़ रहा है, ये गलती है भाई, सेकंड वाला सही है, इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ रहा है। और आज का जो है यहीं पे लेक्चर खत्म करते हैं, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल टाटा बाय बाय, मजे लेते रहिए, तब तक थैंक यू।